वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद एमआर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 45 डेज चैलेंज की, जहां पर हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो बुक है उसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं। और आज है हमारा डे 14, जहाँ पर हम लोग सेकंड जो बुक है, आपकी फर्स्ट बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, बेसिकली यहाँ पर हम कांग्रेस की बात करेंगे। सो उसके बारे में हमें यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है और ये पार्ट 1 है ये। इसके अलावा पार्ट 2 आएगा जरूर, ठीक है जी। और अगर आप लोगों के प्री बोर्ड या फिर मिड टर्म एग्जाम के अंदर बड़े ही गंदे मार्क्स आ रखे हैं तो घबराइए नहीं, आप अभी भी जो है अच्छे से कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। हालांकि कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन अभी भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी। डेली के 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, जाइए जाकर के आंसर दीजिए। जैसे ही आप आंसर देंगे तो आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्यों है। ओके जी। बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मतलब इसका आंसर दे रहे हैं। जाइए जा करके दीजिए। अगर इस पहल से किसी कुछ लोगों को भी बेनिफिट होता है तो ट्रस्ट में मेरे लिए बहुत अच्छा है वो चीज़, ठीक है। और हमने जो है प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर। जाने के बाद आप देखिएगा कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज के नाम से हमने बना रखा हो। ये आप लोगों को पता है हमारा सुकून है। आज हम पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं तो पार्ट 1 हो गया, डे 14 है ये, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। आई होप आप सभी लोगों ने जो ना 11th क्लास के अंदर संविधान के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरफ से कानून की पुस्तक है ये। कानून यानी कि लॉ की एक किताब है ये, जिसके थ्रू एक पूरा देश अच्छे से चलता है, ठीक है। इसी के बारे में आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। पेन कॉपी लेकर के बैठो भाई, ठीक है। लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताना कि कितने आ रहे हैं आउट ऑफ। मेरे को अंदाजा नहीं, पता नहीं चल पा रहा है कि कितने क्वेश्चन थे इसमें टोटल। बट हाँ, जितने भी थे उनमें से बताइए कितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, जिद्दी मत बनिए, सारे नोट्स जरूर बनाते चलिए चैप्टर वाइज, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। तो नोट्स में लिख लीजिए कि संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, यानी कि अमल में आया था। ये अमल में मतलब लागू हुआ था ये, ठीक है जी। ये बातें आपको याद रखनी है। आपको पता होगा कि संविधान के अंदर ही जो है चुनाव आयोग का जो है प्रावधान दिया गया है। चुनाव आयोग क्या होता है? ये बेसिकली ये देश के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उनको करवाता है, हालांकि एक आध को छोड़ करके। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग का जो गठन है, आयोग का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है ये, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप सा है ये भी, है ना, संगठन टाइप सा है। तो इसका जो आयोग का गठन हुआ ये कब हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो हुआ था आपका जनवरी 1950 में। जनवरी मत याद रखना, लेकिन 1950 जरूर याद होना चाहिए। और इस चुनाव आयोग के सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे, जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। और अभी अभी जो है 25वें नंबर पे है, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। अभी जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? इनका भी नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये होगी कुछ बातें। अब बेसिकली मैंने चुनाव आयोग के बारे में डिस्कशन क्यों करा है? बिकॉज चुनाव आयोग ही है जो कि चुनाव करवाता है। और चुनाव आयोग की स्थापना ही देखिए कब हुआ? 1950 में हुई है। दैट मीन्स कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम से लेकर के 1950 तक क्या कोई सरकार नहीं थी क्या? वहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर कोई थे या नहीं थे? सोचिए जरा एक पल को। और हमने एक जगह और पढ़ा था क्या, कि 1948 के अंदर सबसे पहली बार जो है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जहां पर 21 साल से ऊपर जितने भी एज के लोग हैं सभी को वोट देने का अधिकार मिला था। हालांकि वर्तमान में 18 साल की एज हो रखी है। तो ये सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था? याद करिए। ये हुआ था आपका मणिपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? मणिपुर के अंदर। तो आपको अच्छे से आई होप याद होगा ये चीज भी, ठीक है। तो ये जो है ना 1947 से लेकर के 1950 का जो बीच का जो पीरियड है, इस टाइम पर हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जो है अंतरिम सरकार थी। कौन सी थी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से सरकार ही है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है ये बेसिकली। समझ रहे हैं?
तो ये बात थी। हालाँकि अंतरिम का मतलब ये होता है कि कुछ क्षणों के लिए होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि चुनाव आयोग का गठन होता है 1950 के अंदर। होने के बाद फिर क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि जो भारत के अंदर जो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया था, जहाँ पर हर एक आदमी जो है वोट डाल सकता था उस समय पर, जिसकी भी एज 21 साल या उससे ऊपर थी, सभी के सभी जो है वोट देने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन हमारे सामने ना बहुत सारी समस्याएँ थी। वो समस्याएँ क्या थी? ये ज़रा एक बार डिस्कस कर लीजिए, देख लेते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वाली समस्या दीजिए, ठीक है? इस जनसंख्या के अंदर इतनी सारी तो अनपढ़ जनसंख्या थी, जो कि बहुत सारे लोग जो है हमारे ऊपर मजाक बना रहे थे कि आपने जो एक ही बार में तो दे दिया है ना ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ये बड़ा ही खतरनाक है, बिकॉज आपके यहाँ पर अनपढ़ जनसंख्या है, उनको पता ही नहीं चलेगा कैसे कब क्या करना है, समझ रहे हैं? और कोई भी नेता जो है अनपढ़ जनसंख्या को लुभा सकता है, जैसे वर्तमान में कभी कभी होता भी है, मैंने देखा है ये चीज। सेकंड जो चुनौती थी या समस्या थी वो थी लिस्ट तैयार करना। जो ये लिस्ट तैयार करने का काम होता है ना, जहाँ पर मतदाताओं के नाम वगैरह लिखे जाते हैं, एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। और इसी वजह से, इन सारी इश्यूज़ की वजह से ही जो चुनाव आयोग ने क्या करा, 2 बार 2 बार जो है ना चुनाव करवाते-करवाते जो है इन्होंने टाल दिया। 2 बार जो है चुनाव बार-बार नहीं हुए। जब इन्होंने प्लानिंग करी तब ये सारी समस्या आती तो रद्द हो जाता था चुनाव, ठीक है? तो 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन लास्ट में जाकर के अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के बीच पहला आपका फर्स्ट वाला जो आपका चुनाव होता है, ठीक है जी? सबसे पहला आपका जो चुनाव है भारत के अंदर वो इसी समय होता है, अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952। ये हालाँकि राष्ट्र स्तर पर बता रहा हूँ, ठीक है जी? राष्ट्र स्तर पर है ये। अगर राज्य स्तर पर पूछ ले, तो कहाँ पर हुआ था? मणिपुर के अंदर हुआ था 1948 के अंदर। आप सभी को ये चीज़ अच्छे से पता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने बताई हैं और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे ही। अब चलिए ज़रा अपने पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब थोड़ा हमें जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम ज़्यादा हो चुका है अभी ऑलरेडी, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बेसिकली कांग्रेस नहीं है, ये होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है जी? प्रेज़ेंट टाइम की जो आपकी कांग्रेस है ना, वो अलग है और ये वाली अलग थी जी, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या है? ए.ओ. ह्यूम, मतलब कि ए.ओ. ह्यूम। यहाँ पर इनका नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन और ह्यूम, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी इनकी स्थापना? आपको पता होगा 1885 के अंदर हुई थी इनकी स्थापना, ठीक है? तो आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईवीएम, जो चुनाव होता है भारत के अंदर, 2004 से आई गेस जो है पूरे भारत के अंदर जो है ईवीएम के माध्यम से जो है चुनाव वगैरह होना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज पहले क्या होता था कि बैलेट के ऊपर होता था, मतलब पर्ची होती थी, पर्ची के ऊपर हर एक पार्टी का निशान होगा, उसके ऊपर जो है थप्पा मार देंगे, पहले ऐसा था। और उससे भी पहले ये था कि हर एक पार्टी का बॉक्स रखा जाएगा और जिस भी बंदे को जो है वो वोट देना होगा तो उस बॉक्स के अंदर जा करके वोट वोट डाल देगा। पहले इस तरीके से चुनाव हुआ करते थे, फिर बाद में ये बैलेट वाला सिस्टम आया, पर्ची के अंदर ही सभी पार्टी के नाम होंगे और लोगों को जाना है बस वहाँ पर मोहर से थप्पा मारना है। और तीसरा वाला सिस्टम क्या आ गया? अब ईवीएम का सिस्टम आ गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग मशीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये रहा, ठीक है जी? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 1957 में, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको रख के जाइएगा भाई, मैं याद बता रहा हूँ। 1957 में किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी? ये बेसिकली क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और पहला जब आपका चुनाव हुआ था 1952 में, याद रखिएगा 1951 से लेकर के 52 में हुआ था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है हम इसको 1952 मानते हुए चल रहे हैं कि पहला चुनाव आपका उसमें हुआ था। जब आपका ऑप्शंस आएगा ना, तो अगर वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ईयर दिया हुआ है तब आप 1952 ही लगा के आइएगा, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, ठीक है? हुआ क्या था कि जब इलेक्शन हो रही थी शुरुआत में, तो उस टाइम पर राज्य के अंदर भी प्लस केंद्र के अंदर भी, केंद्र का मतलब पीएम वाले जो चुनाव होते हैं वो भी और सीएम वाले जो चुनाव होते हैं वो भी, इन दोनों ही जगहों पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, उन्हीं का जो है दबदबा था यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दबदबा था। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो राज्य सरकार के अंदर हार गई थी, जहां पर उनका सीएम ना बन करके कोई और सीएम बना था, जो कि वो था केरल।
इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और वर्तमान में देखा जाए ना तो इन्हीं की ही सरकार है, किसकी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट से कुछ याद आ रहा है, जहाँ पर समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाता है। याद करिए, हमने फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस किया था अच्छे से इसके बारे में, ठीक है जी। और एक और चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैंने अभी आपको बताया ना कि सरकार बनी थी, तो इनके अंदर जो है किसको लेकर के मतलब किस, वो कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहला सीएम बना था, जो कि गैर कांग्रेसी था। गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस से नहीं था, ये इसका मतलब है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सीएम बना था वो थे आपके EMS, नंबू, लब्बू से सचिन नहीं है ये, नंबू त्रिपाद। ये बेसिकली उस आदमी का नाम है जो सबसे पहला सीएम बनता है, कहाँ का, केरल का। लेकिन इनकी सरकार को जो है बहुत जल्दी ही जो है बर्खास्त कर दिया जाता है 1959 के अंदर, और ये फिर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए उस टाइम पर भी बहुत सारे, क्या बोले, हम छोड़िए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में किस चुनाव प्रणाली का को अपनाया गया है, तो आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ पर जो है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे, रेस में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात ये है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है शुरुआत के टाइम पर 4 पार्टी जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी, 4 पार्टियाँ, ठीक है जी। तो चारों पार्टियों के आपको नाम याद होने चाहिए, और कब कब स्थापना हुई है और किसने इसकी स्थापना करी है। ये 3 क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 1948 के अंदर। हालांकि ये सभी की सभी जो पार्टियां ना कांग्रेस के अंदर से ही बाहर निकल करके आ रही हैं, ठीक है जी। और कांग्रेस उस टाइम पर जब 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो एक तरफ से पार्टी नहीं था, वो एक तरफ से वो मंच था जहां पर अमीर गरीब हो गया, पूंजीवाद वाले लोग, समाजवाद वाले लोग, मतलब जितनी भी विचारधाराएं, सभी के सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर उस टाइम पर हुआ करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब जा करके जो है कांग्रेस पार्टी का बंटवारा होना स्टार्ट हुआ, और अलग अलग नई नई पार्टियां आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप सोशलिस्ट पार्टी को ही ले लीजिए। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थी पहले, और 1934 के अंदर जो है कुछ युवा जो होते हैं ना, यंग लोग, उन लोगों ने जो है 1934 के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर ही रह करके एक पार्टी का नाम बना दिया, एक संगठन टाइप से बना दिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे करके उन्होंने बनाया पहले। और जैसे ये बनाया, तो जब कांग्रेस के अंदर बोला गया कि भाई साहब एक पार्टी के अंदर बहुत सारी पार्टियां नहीं रह सकती है, इसकी वजह से सोशलिस्ट पार्टी को बाहर निकलना पड़ा, और 1948 के अंदर इन्होंने एक अलग से पार्टी का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। और हाँ, पढ़ा करो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरी गट फीलिंग कहती है ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर, मेरे गुरुजी भी हैं यही, ठीक है जी। आप जा करके इनको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का वो कौन सा नेता है जिसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके हिंदू से बौद्ध धर्म अपनाया था, तो भी ये भीमराव अम्बेडकर जी ही थे, ठीक है। इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो मतलब 4 पार्टी की ही बात की जा रही है, या तो वो स्वतंत्र पार्टी हो सकती है, सोशलिस्ट पार्टी हो सकती है, या समाजवादी पार्टी हो सकती है, या फिर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, याद आ रहा है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो सकती है। तो इनमें से कोई हो सकता है। तो हालांकि इसका राइट आंसर आपका है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है पहले ये जो है ना हर बस हिंसा का उपयोग किया करते थे, हिंसा को बढ़ावा दिया करते थे ये लोग, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है। और आपको पता होगा कि जो कांग्रेस CPI वाली जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा कि इनकी जो स्थापना है, स्थापना कह रहा हूँ, क्या बता रहा था मैं यार, कुछ समय, हाँ यार, 1951 के अंदर, 1941 के अंदर जो है दिसंबर में कांग्रेस से अलग होकर के जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। और आपको पता होना चाहिए कि 1964 के अंदर ना दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी जो है टूट जाती है। मतलब पहले CPI थी ये, फिर 1964 के अंदर टूटने के बाद एक CPI ही रही, और एक दूसरी बन गई CPIM, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है जी। ये दो पार्टियों को जो है बंटवारा हो जाता है, कब होता है, 1964 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और आपको पता होगा कि इस पार्टी ने जो है तेलंगाना के हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया था, लेकिन हालांकि 1951 के अंदर हिंसक क्रांति का रास्ता इन्होंने छोड़ भी दिया था। तो इनके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको पता होगा इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, A K गोपालन,
बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पता नहीं कितनी ही बार आया हुआ है ये, ठीक है। और बीजेपी का जो माई बापू है ना वो यही है वो। इनका नाम है कि भारतीय जनसंघ, ठीक है जी। भारतीय जनसंघ नाम की वो इस टाइम पर एक पार्टी हुआ करती थी। तो जो भारतीय जनसंघ है उसका गठन कब हुआ था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या, 1951, ठीक है। आपको कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में, भारतीय जनसंघ के बारे में। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो किसने करी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, इनका नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। इस पार्टी ने जो है आरएसएस का समर्थन करा था, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, ये संघ बोल लीजिए, संघ, ठीक है जी। प्लस हिंदू महासभा का भी जो है इन्होंने ही इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करा है। ये दोनों सपोर्टर है बेसिकली इस पार्टी के, ये समझ लीजिए, और ये पार्टी इन दोनों के लिए सपोर्टर है, ठीक है। भारतीय जनसंघ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया, ये वाला कि किस पार्टी ने जो है ना एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर जोर दिया है, तो वो यही पार्टी है, भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको मैंने अभी जस्ट बता ही दिया है कि बीजेपी जो पार्टी है वो इसी का ही अगला रूप है, ठीक है। बट गया था, मतलब रूपांतरण रूप है, ऐसा बोल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर जो भी इंसान, यानी कि सिटीजन, सिटीजन को क्या बोलते हैं, नागरिक, हाँ। कोई जो भी नागरिक भारत के अंदर बहुत ही अच्छे काम करता है तो उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनको एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे बोलते हैं भारत का सबसे उच्च स्थान वाला अवार्ड है ये, जिसको बोलते हैं भारत रत्न, ठीक है जी। इसके साथ कुछ अमाउंट भी मिलता है और ऐसे कुछ क्या बोलते हैं वो, पान की पत्ती वाला से प्लेट भी मिलता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को भी अगर मिल जाता है तो समझ लेते बहुत ही महत्वपूर्ण काम करे तभी मिला, अदरवाइज जनरली आम लोगों को नहीं मिलता है ये चीज़ें, ठीक है। बट हाँ, आम लोगों में से ही किसी को मिलता है जो कि अच्छे काम करते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित वाले काम करके दिखा देते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा नेता है भारत का, नेता की बात की जाए, पॉलिटिशियन की, ठीक है जी। तो वो कौन सा नेता है जिसको सबसे पहले ये भारत रत्न से सम्मान मिला था, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर आपका सी राजगोपालाचारी। हालांकि सी राजगोपालाचारी के साथ साथ दो लोगों को और भी मिला था, लेकिन वो नेता लोग नहीं है वो, ठीक है। पहले थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मतलब इन्हीं के साथ में मिला था ये राधाकृष्ण। और दूसरे थे आपके सी वी रमन। रमन इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये भी। तो ये वो है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। जाइए जाकर के वीडियो को लाइक करिए, देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए भाई। अगर आपके सपने बड़े हैं, अभी भी आप, मैं बोल रहा हूँ 95% मार्क्स आराम से आ सकते हैं, बस पढ़ते जाइए, करते जाइए और अपने आराम से मौज लेते जाइए। चलिए ठीक है जी गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।